Okay, so today's lecture is about Pentium. So today we discuss the advanced design feature of Pentium. So there are mainly four advanced design features, and that's a super scale architecture. Second one, on chip cache memory for code and data. Third one is branch prediction, and fourth is floating point unit, and fifth is performance monitoring. So we will discuss one by one of these features. So let me start with the first. That one is super scale architecture. So what does that mean? Super scale architecture. देखो सुपर स्केल आर्किटेक्चर मेनली क्या होता है कि इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था हमने कि उसमें 32 बिट तो होती है ना। जो रजिस्टर साइज़ होता है पेंटियम इज़ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, बट जो हमारी जो एक्सटर्नल डेटा बस होती है वो कितने की होती है, 64 बिट की। तो उस समय बोला गया था कि उसमें क्या 64 बिट मतलब दो एग्जीक्यूशन वो पैरेलली करता है हमारा क्या पेंटियम। दो ALU होंगे, ठीक है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दो दो इंस्ट्रक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट करता है। टू पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। तो सुपर स्केल आर्किटेक्चर का मतलब ही वही है कि ये क्या टू पाइपलाइन आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, जिससे दो दो इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो सके, स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो सके। अब ये तो 32 बिट एट अ टाइम प्रोसेस करता है, लेकिन क्योंकि दो दो एग्जीक्यूशन एक साथ चल रहे हैं तो हमारी डाटा लाइन कितने की होनी चाहिए, 32 इंटू 2 64 बिट की, ठीक है ना। इसीलिए हमारे पास जो एक्सटर्नल डाटा बस थी वो कितने की थी, इसमें 64 बिट। ओके, सो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, सुपर स्केल आर्किटेक्चर। सुपर स्केल का तात्पर्य माइक्रो प्रोसेसर के उस आर्किटेक्चर से है जिसमें एक से अधिक एग्जीक्यूशन यूनिट होते हैं, है ना। एक से अधिक एग्जीक्यूशन यूनिट यानी ALU। ओके, सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं दो ALU होते हैं जो अलग अलग इंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट वन बाई वन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं पैरेलली, वन टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। पेंटियम में दो एग्जीक्यूशन यूनिट होते हैं जिनका आर्किटेक्चर डुअल पाइपलाइन है ना। दो एग्जीक्यूशन यूनिट होते हैं, इनका डुअल पाइपलाइन आर्किटेक्चर है। वन पाइपलाइन, एक पाइपलाइन के थ्रू पहला एग्जीक्यूशन और अनदर पाइपलाइन के थ्रू दूसरा एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। इस प्रकार एक क्लॉक साइकिल में दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। भाई क्लॉक पल्स एक ही हुई, लेकिन पैरेलली दो उसके साथ ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है ना। तो मतलब एक क्लॉक साइकिल में हमारी कहाँ दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं पैरेलली, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं क्या, सुपर स्केल आर्किटेक्चर। अब देखो सेकंड वन इज ऑन चिप कैसे मेमोरी फॉर कोड एंड डाटा। तो ये कल भी बताया था ना, कल भी इसको समझाया था कि हमारी कैसे हम लोग क्या करते हैं, कैसे मेमोरी को बीच में हम ऐड करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। किसके बीच कम्युनिकेशन के लिए, माइक्रो प्रोसेसर और रैम के बीच कम्युनिकेशन के लिए हम बीच में कैसे मेमोरी भी कर देते हैं, ताकि हम, और क्यों करते हैं, क्योंकि स्पीड माइक्रो प्रोसेसर और कैसे मेमोरी की ऑलमोस्ट सेम होती है, हाई स्पीड, दोनों की क्या बहुत ही हाई स्पीड होती है। सो जो तो हमारी स्पीड की परफॉर्मेंस सुधरे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम बीच में कैसे मेमोरी को इनबिल्ड करते हैं। लेकिन फिर क्या था, कैसे मेमोरी तो बीच में इनबिल्ड कर दी, लेकिन दोनों का कनेक्शन किससे है, डेटा बस से, क्योंकि दोनों कम्युनिकेशन तो डेटा बस के थ्रू ही होगा ना। लाइक फरारी कार रनिंग ऑन अ रोड, है ना, और कैसी रोड, गड्ढेदार रोड, बहुत बेकार रोड। तो जब हम जिस पाथ पे चल रहे हैं, जब वही बेकार है, उसमें स्पीड हम फास्ट नहीं कर सकते हैं, तो चाहे हम फरारी लेके चले या फिर साइकिल, बात एक ही है, ठीक है। तो लाइक दैट कि अगर हमने बीच में कैसे मेमोरी तो इनबिल्ड कर दी, बट जो डेटा बस है वो डेटा बस के थ्रू कनेक्ट है, तो डेटा बस की स्पीड तो बहुत कम होती है। तो हाई स्पीड मेमोरी से को कनेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हमारी स्पीड की परफॉर्मेंस में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, जो कैसे मेमोरी को है वो चिप के अंदर ही इनबिल्ड कर दिया, ठीक है ना।
अब चिप के अंदर इनबिल्ट कर दिया तो कैसे मेमोरी अपना बाहर से एग्जीक्यूशन वो बाहर से फेच करती रही, जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस कोड्स हैं वो वहाँ से मेमोरी से फेच करके, लेकिन प्रोसेसर को कौन प्रोवाइड कराता रहा, कैसे मेमोरी। और कैसे मेमोरी इनबिल्ट है तो उसे कैसे उसको माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, प्रोसेसर के अंदर सब कुछ अवेलेबल है उसके लिए। तो स्पीड अब दोनों की अब उसकी स्पीड परफॉर्मेंस में बहुत इंक्रीमेंट हुआ। तो इसी को कहते हैं ऑन चिप, चिप के अंदर ही कैसे मेमोरी फॉर कोड एंड डाटा, कोड के लिए अलग 8 किलोबाइट और डाटा के लिए अलग से 8 किलोबाइट मेमोरी जो कैसे मेमोरी है रखी गई। ठीक है ना। देखो पेंटियम प्रोसेसर में चिप पर 2 8 किलोबाइट की कैसे मेमोरी है, एक का उपयोग कोड के लिए तथा दूसरी का डेटा के लिए किया जाता है। कैसे मेमोरी का यूज़ मेन मेमोरी से कॉपी किए गए सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले कोड तथा डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। मेन मेमोरी से कौन फेच करता है, कैसे मेमोरी, और फिर जो हमारा प्रोसेसर होता है वो कैसे मेमोरी के साथ अपनी डीलिंग करता है। तो स्पीड परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, उसे रैम के साथ या हमारी मेन मेमोरी के साथ डीलिंग नहीं करनी पड़ती जिसकी की स्पीड स्लो है। राइट। सो कैसे मेमोरी का यूज़ मेन मेमोरी से कॉपी किए गए सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले कोड तथा डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यदि प्रोसेसर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तब प्रोग्राम के अंदर प्रयुक्त कोड कैसे में कॉपी हो जाते हैं। इसका लाभ यह है कि प्रोसेसर को इसमें लूप नहीं प्रोग्राम लिख लो, प्रोसेसर को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय चिप से बाहर आकर मेन मेमोरी को एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में सुधार होता है। ओके, तो यहाँ तक सब क्लियर। अब देन आते हैं हम नेक्स्ट, क्या आते हैं, ब्रांच प्रेडिक्शन। देखो ये थोड़ा नया होगा आपके लिए कि ब्रांच प्रेडिक्शन क्या है। देखो क्योंकि हमारा क्या है, पाइपलाइनिंग स्ट्रक्चर है। लेट सपोज ये 5 पाइपलाइनिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 पाइपलाइनिंग स्ट्रक्चर है तो देखो सब अपनी अपनी कहीं ना कहीं स्टेजेस में होंगे। 5 इंस्ट्रक्शन होंगी जो अपनी अपनी, एक इस स्टेज में होगी, एक इस स्टेज में, एक इस स्टेज में और एक ऐसे 5 इंस्ट्रक्शन अपनी अपनी नेक्स्ट अलग अलग स्टेजेस में होंगी। अचानक से क्या होता है, मान लो एक लूप या कह सकते हैं सब रूटीन, या है ना सब रूटीन प्रोग्राम, अनदर प्रोग्राम, बीच में क्या है एक लूप काम कर रहा है, ठीक, या फिर कह सकते हैं एक सब रूटीन काम कर रहा है। मतलब अब सब रूटीन यहाँ से मान लो कॉल इंस्ट्रक्शन आ गई, यहाँ से कॉल इंस्ट्रक्शन थी, कॉल इंस्ट्रक्शन के बाद हमें किसी और सब रूटीन में जाना था, लेकिन फिर आगे कुछ प्रोग्राम था, वाई और जेड, ये प्रोग्राम आगे चल रहा था। अब देखो सिस्टम जो हमारा प्रोसेसर है वो तो क्या कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, जब तक कि उसे मालूम नहीं है कॉल का मतलब क्या है। उसे क्या मालूम कॉल का मतलब क्या है, जब वो डिकोड होगी तब उसे डिकोड के बाद मालूम पड़ेगा। कौन बताएगा, हमारा जो है ना हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, जो ठीक है कंट्रोल यूनिट बताएगा कि भाई ये तो कॉल इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब हमें कहीं किसी दूसरी सब रूटीन में जाना था। मान लो ये 5 इंस्ट्रक्शन पहले से हम अलग अलग स्टेज में एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब यहाँ से जब यहाँ से ये डिकोड हुआ, मान लो यहाँ डिकोड हुआ, अब डिकोड होने के बाद उससे मालूम पड़ा, अरे जब डिकोड हुआ, मान लो यहाँ तो एग्जीक्यूट होगा, इसके पहले वाले में यहाँ डिकोड होगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ जब डिकोड का प्रोसेस आया, तब डिकोड करने के बाद मालूम पड़ा, फिर कहाँ एग्जीक्यूशन में आया डिकोड, तब इसे मालूम पड़ा ये तो कॉल इंस्ट्रक्शन है, हमें तो किसी दूसरी सब रूटीन में जाना है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए वो तो सब रूटीन की चाहिए, इसकी चाहिए, ना कि XX YY ZZ। लेकिन यहाँ तो देखो XX YY और ZZ होंगे अपनी अपनी अलग अलग स्टेज में। तो अब क्या करना पड़ेगा, पूरा डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, हमें ये कोड नहीं चाहिए, हमें कोड किसका चाहिए, सब रूटीन का कोड चाहिए, ना कि इसके कॉल इंस्ट्रक्शन के आने वाला मेन प्रोग्राम का हमें अब कोड नहीं चाहिए, हमें चाहिए सब रूटीन वाले, है ना, हमें सब रूटीन वाले ऑप कोड चाहिए। लेकिन सिस्टम को तो पता नहीं था जब तक डिकोड नहीं हुआ कि कॉल का मतलब है सब रूटीन, वो तो बस ऑप कोड लेके आ गया, उसे क्या पता कॉल का मतलब क्या है।
तो ये उसके बाद उसने एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड नेक्स्ट जो ऑपकोड या डेटा है वो आराम से फेच करके ले आया अपना उसमें पाइपलाइन स्ट्रक्चर में कि अब ये एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन जैसे मालूम पड़ा कि डिकोड का तो कॉल इंस्ट्रक्शन है, तो देखो पीछे के अब कोई किसी काम के नहीं रह गए हमारे, क्योंकि हमें कहाँ कौन से चाहिए ऑपकोड सब रूटीन वाला, तो पहले डिस्कार्ड करना पड़ेगा, पूरा पाइपलाइन खाली करना पड़ेगा और फिर से यही प्रोसेस। तो देखो इतना समय हमारा बेकार चला गया। अगर हमें पहले से ही इसमें पाइपलाइन में जैसे कॉल पाइपलाइन में आने से पहले ही हमें मालूम पड़ जाए कि अरे ये तो सब रूटीन वाला है, मतलब ब्रांच वाला है, तो हम पहले से ही एक्सेस वाई वाई जेड जेड को इसमें इंक्लूड ना करें और सीधे सब रूटीन वाले प्रोग्राम कॉपी करने लगे अपनी पाइपलाइन में। कुछ ऐसा हमें सिस्टम करना है, तभी इसी को क्या कहते हैं ब्रांच प्रिडिक्शन। मतलब जो ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन है, ब्रांचेस वाली इंस्ट्रक्शन है, उसका प्रिडिक्शन पहले से कर लो और पहले से करने के बाद फिर हमें पाइपलाइन बाद में डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यही है इसमें। यह टेक्नोलॉजी पेंटियम में प्रयुक्त की जाती है तथा इससे परफॉर्मेंस में सुधार आता है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, है ना, सुधार होता है। इस तकनीकी में सबसे अधिक संभावित एग्जीक्यूशन किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन सेट का प्री डिटर्मिनेशन किया जाता है। मतलब सारी इंस्ट्रक्शन का वो प्री डिटर्मिनेशन करते हैं अपने एक प्रोसेस के दौरान कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कर सकती है, ठीक है ना। और जैसे ही मालूम पड़ता है कि ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो तुरंत ही पाइपलाइन को रोक देती है कि अब आपको मेन प्रोग्राम के नहीं, कॉल में जाके प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन अपने में आपको डिकोड फेच डिकोड और एग्जीक्यूट करने हैं, राइट। तो प्री डिटर्मिनेशन किया जाता है तथा उसी के अनुसार पाइपलाइंस को फुल रखा जाता है, उसी के अनुसार ही पाइपलाइंस को फुल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ब्रांच प्रिडिक्शन। अब देन आता है आपको हाई परफॉर्मेंस फ्लोटिंग पॉइंट। देखो हाई परफॉर्मेंस फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब खाली पॉइंट, कुछ पॉइंट्स खाली होते हैं। किस लिए खाली होते हैं, जैसे हमने 8086 पढ़ा था, है ना, उसमें क्या किया था हमने, माइक्रो प्रोसेसर जो ये अकेले भी काम कर सकता है और कई प्रोसेसर के साथ भी काम कर सकता है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट मतलब देखो प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए होते हैं, नेक्स्ट प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट्स। अब इसमें हाई परफॉर्मेंस फ्लोटिंग पॉइंट लिखा है, इसका क्या मतलब है, देखो जो अब पहले फ्लोटिंग पॉइंट जो होता था पहले उसमें कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना, दोनों में कम्युनिकेशन बन जाए इसके लिए थोड़ा टाइम वेट भी करना पड़ता था, बहुत थोड़ा टाइम लगता था दोनों के बीच कम्युनिकेशन प्रॉपर होने के लिए। ऊपर से इन दोनों में पहले भी कि आखिरकार डेटा लाइन को टेक ओवर कौन करेगा, ये भी प्रॉब्लम आती थी। तो स्पीड में हमारा बहुत ही फ़र्क पड़ता था, ठीक है ना। तो इन फ्लोटिंग पॉइंट की क्या की हमने, फ्लोटिंग पॉइंट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, उसे हमने क्या कहा हाई परफॉर्मेंस फ्लोटिंग पॉइंट। पहली चीज़ तो हमने क्या किया, इस फ्लोटिंग पॉइंट में 7 स्टेजेस पाइपलाइनिंग रख ली, है ना। देखो पाइपलाइनिंग का क्यों यूज़ किया जाता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए, स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या रख लिया, 7 स्टेज पाइपलाइनिंग की। देखो क्या लिखा है, पेंटियम प्रोसेसर में चिप पर एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है जिसमें सोफिस्टिकेटेड 7 स्टेज की पाइपलाइन एवं हाई पावर्ड कोड्स स्थापित हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे कोड है जो तुरंत ही इसमें कम्युनिकेशन स्थापित कर देंगे और 7 स्टेज पाइपलाइनिंग है जिसकी वजह से हमारी स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। यह प्रोसेसर फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन को किसी अन्य प्रोसेसर की तुलना में 5 से 10 गुना फास्ट एग्जीक्यूट कर सकता है ना। मेनली फॉर व्हाट, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। हाई परफॉर्मेंस फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एंड देन फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इसमें एक सुविधा और एक फैसिलिटीज़ दे दी गई, क्या कि हम अपनी परफॉर्मेंस उसकी माइक्रो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। देखो पेंटियम प्रोसेसर का डिज़ाइन इस प्रकार है कि यूज़र प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकता है तथा कोड एग्जीक्यूशन में आने वाली किसी कठिनाई को समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एडवांस डिज़ाइन फीचर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।